बहुत समय पहले किसी गांव में प्रियंका नाम की एक लड़की अपनी छोटी बहन और माता पिता के साथ रहती थी। प्रियंका के माता पिता रोज खेत में काम करने जाते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन जब वो दोनों खेत से घर लौट रहे थे, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। नदी के किनारे चलते हुए अचानक उनका पैर फिसल जाता है और वो दोनों नदी में गिर जाते हैं। उन्हें तैरना नहीं आता था, जिस वजह से पानी में डूबने से उनकी मौत हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद प्रियंका के चाचा चाची प्रियंका की सारी संपत्ति हड़प लेते हैं। चाची जी, जब पिताजी और माँ जिंदा थे तब तो कभी आपने अपनी संपत्ति के बारे में बात नहीं की। अब अचानक आपने मेरी सारी संपत्ति मुझसे छीन ली। मेरा और मेरी बहन का क्या होगा? बेकार की बातें मत कर। हमने तुम्हें एक खेत दिया है, उसमें खेती करके तुम दोनों अपना गुजारा करो। उसके बाद वो दोनों वहां से चली जाती हैं। शाम को प्रियंका अपनी बहन के साथ खेत में पहुंच जाती है। दीदी, ये जमीन पर तो चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है, यहाँ पर कोई चीज उगाई ही नहीं जा सकती। अब सिर्फ एक ही उपाय है, हमें जमीन के सारे पत्थर बाहर निकालने होंगे। उसके बाद दोनों बहनें जमीन की खुदाई करके पत्थर निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें एक मटका मिलता है जिसके अंदर ढेर सारी चांदी के अंडे रखे हुए थे। मैं जादुई मटका हूँ। सालों से मैं जमीन के अंदर दबा हुआ था। जमीन से बाहर आकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरे अंदर से रोज तुम्हें ढेर सारे चांदी के अंडे मिलेंगे। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। उसके बाद वो दोनों रोज चांदी के अंडे निकालकर बेचना शुरू कर देती हैं। कुछ ही हफ्तों में दोनों बहनों के पास ढेर सारे पैसे जमा हो जाते हैं। अब उनके पास किसी बात की कोई कमी नहीं थी। दोनों बहनें बड़े सुख से अपना जीवन जी रही थी। लेकिन फिर एक दिन उनके चाचा चाची को इस बारे में पता चल जाता है। पता नहीं उन दोनों को कहां से जादुई मटका मिल गया, उसकी वजह से वो दोनों बहुत अमीर बन गई हैं। फिर सोचना क्या है भाग्यवान, चलो दोनों बहनों को जान से मारकर मटका अपने कब्जे में कर लेते हैं। फिर उसी रात चाचा चाची चुपके से प्रियंका के घर में दाखिल हो जाते हैं। उस समय प्रियंका और उसकी बहन दोनों खाना खा रही थी। तभी चाचा चाची चुपके से उनके चेहरे पर बेहोशी की दवाई छिड़ककर उन्हें बेहोश कर देते हैं। हमें किसी भी तरह इन दोनों को ठिकाने लगाना होगा। हमारे गांव वाले बहुत खतरनाक हैं। अगर उन्हें हम पर जरा भी शक हो गया तो वो सभी मार मार के हमारी जान ले लेंगे। हम इन्हें कहीं दफना नहीं सकते और ना ही जला सकते हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इनकी लाश किसी को ना मिले। फिर तो सिर्फ एक ही उपाय है, इन दोनों को ले जाकर नदी में फेंक देते हैं। नदी का पानी इन्हें बहाकर बहुत दूर ले जाएगा और इनके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद चाचा चाची प्रियंका और उसकी बहन के हाथ पैर बांधकर उन्हें नदी में फेंक देते हैं। हमारा काम हो गया, चलो अब उनके घर से जादुई मटका उठाकर अपने घर ले जाते हैं। उसके बाद चाचा चाची प्रियंका के घर में मौजूद जादुई मटका उठाकर अपने घर की ओर भागने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उनका पैर फिसल जाता है और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। इसी दौरान मटका भी जमीन पर गिरकर टूट जाता है। अरे सत्यानाश हो, ये क्या हो गया? ये जादुई मटका तो टूट गया। अब हमें एक भी चांदी का अंडा नहीं मिलेगा। दोनों अफसोस करने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका और उसकी बहन पर एक परी की नजर पड़ जाती है। उस परी के शरीर पर तरह तरह के फूल से बने कपड़े मौजूद थे। परी अपने फूलों के जादू से कुछ भी कर सकती थी, इसीलिए वो सभी परियों के बीच फूल परी के नाम से जानी जाती थी। फूल परी फौरन दोनों बहनों को नदी से बाहर निकालकर उन्हें पूरी तरह ठीक कर देती है। प्रियंका फूल परी को अपने चाचा चाची की सारी करतूत के बारे में बता देती है।
दोनों बहनों की लाचारी पर फूल परी को बहुत तरस आता है और वो उन दोनों की मदद करने का फैसला करती है। उसके बाद फूल परी जादुई कमल के फूल से बना बहुत ही सुंदर कमल का घर तैयार कर देती है। तुम दोनों इस घर को अपने गांव ले जाओ। इस घर के रहते तुम दोनों पर कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके साथ ही ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। उसके बाद दोनों बहनें कमल के घर में सुकून से रहने लगती हैं। तभी कुछ महीने बीत जाते हैं कि अचानक एक दिन चाचा चाची दोनों बहनों को देख लेती हैं। दोनों बहनों को मजे से अपनी जिंदगी जीते देख चाचा चाची को बहुत जलन होती है। पिछली बार हमने इन्हें नदी में फेंका था, ये दोनों किसी तरह बच गई, लेकिन अब हम इनके शरीर पर पत्थर बांधकर इन्हें समुंदर में डुबाकर मार देंगे। उसके बाद ये जादुई कमल का घर हमारा हो जाएगा। उस शाम जब प्रियंका अपनी बहन के साथ बाजार की ओर घूमने जा रही थी, तभी चाचा चाची दोनों पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देते हैं। दोनों के शरीर पर पत्थर बांधकर समंदर की गहराई में फेंक देते हैं। लेकिन दोनों बहनों की किस्मत बहुत अच्छी थी। फूल परी समंदर में रहने वाली अपनी सहेली जल परी से मिलने गई हुई थी। वो दोनों बहनों को देख लेती है और उसी वक्त उन्हें बचाकर समंदर के किनारे ले जाती है। लगता है तुम्हारे चाचा चाची नहीं सुधरने वाले। अब मैं तुम दोनों को कमल के फूल से बना जादुई लहंगे दूंगी। इन लहंगे के रहते तुम दोनों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसके बाद फूल परी कमल के फूल से 2 सुंदर लहंगे प्रकट करके दोनों बहनों को पहना देती है। फिर दोनों बहनें वापस अपने कमल के घर में पहुंच जाती हैं। अरे ये क्या, ये दोनों फिर से जिंदा लौट आई, आखिर ये कैसे हो सकता है? बुराई अच्छाई को कभी नहीं हरा सकती। अब तुम दोनों नहीं बचोगी। तुम दोनों को तुम्हारी करनी का फल जरूर मिलेगा। तभी दोनों बहनों के जादुई लहंगे के अंदर से ढेर सारे कमल के फूल बाहर निकलकर चाचा चाची के ऊपर गिरने लगते हैं। ये देख प्रियंका की चाची जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। ये मामूली कमल के फूल हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हमें तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन देखते ही देखते ढेर सारे कमल के फूल दोनों के मुंह के अंदर चले जाते हैं और अगले ही पल उन दोनों का शरीर बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। तुम दोनों हमेशा इसी तरह मोटे रहोगे। तुम दोनों को बहुत भूख लगेगी। तुम चाहे जितना भी खाना खा लो, लेकिन तुम दोनों की भूख कभी नहीं शांत होगी। अब से तुम दोनों तड़प तड़प कर अपनी जिंदगी जियोगे। यही तुम दोनों का लालच और धोखेबाजी का फल है। उसके बाद चाचा चाची रोते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। उस दिन के बाद से प्रियंका और उसकी बहन के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और दोनों बहनें हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं। बहुत समय पहले परी देश में खूबसूरत फूलों का बगीचा हुआ करता था। उस बगीचे में तरह तरह के जादुई फूल लगते थे। फिर एक दिन पृथ्वी की कुछ लड़कियां परी देश के बगीचे में घूमने जाती हैं। अरे वाह, ये बगीचा तो बहुत सुंदर है। यहाँ तरह तरह के रंग बिरंगे फूल लगे हैं। देखो, हम सब यहाँ चोरी छुपे आई हैं। हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। अगर सिपाही परियों ने हमें देख लिया तो हम सबकी बुरी हालत हो जाएगी। हाँ, तू ठीक कहती है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन चलो सबसे पहले ढेर सारे फूल तोड़ लेते हैं। क्या पता हमें यहाँ दोबारा आने का मौका मिले या ना मिले। उसके बाद में सभी लड़कियाँ फूलों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती हैं। लेकिन तभी एक पौधा गुस्से से उन लड़कियों को धमकी देने लगता है। ठहर जाओ, हम सभी जादुई पौधे हैं। अगर तुमने हमारे फूल को तोड़ने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे, ये पौधा तो बात कर रहा है। मैं तो कहती हूँ हमें इस जादुई पौधों को उखाड़ कर अपने साथ ले जाना चाहिए। उसके बाद हम इन पौधों को अपने अपने घर के आंगन में लगा देंगे। ये सुनकर सारे पौधे घबरा जाते हैं। ये सभी लड़कियां तो बहुत बुरी हैं। ये हमें उखाड़ कर पृथ्वी ले जाना चाहती हैं।
इसी वक्त यहाँ कोई परी भी नहीं नजर आ रही। अब हमारी मदद कौन करेगा? दया करके हमें मत उखाड़ो, परिदेश के वातावरण से दूर नहीं जाना चाहते हम। अपनी बकवास बंद करो, अब हम तुम सबको अपने साथ ले जाएंगे। उसके बाद सभी लड़कियां पौधों को उखाड़ लेती हैं। फिर उसी शाम उस बगीचे की देखभाल करने वाली परी जब वहां आती है तो पौधों को गायब देख उसके होश उड़ जाते हैं। अचानक सारे पौधे कहाँ चले गए? लगता है कोई चोर पौधों को चुरा कर ले गया है। मुझे फौरन जाकर रानी परी को बताना होगा। उसके बाद वो परी दरबार में जाकर रानी परी को सारी बात बता देती है। ये काम परिदेश की कोई परी नहीं कर सकती। जरूर पृथ्वी के लोगों ने हमारी जादुई फूलों के पौधों को चुराए हैं। रानी जी, वो सभी जादुई फूल हैं। अगर वो सभी फूल गलत इंसानों के हाथ लग गए तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुझे भी इसी बात की फिक्र है। मैं आज ही पृथ्वी पर जाकर उन चोरों का पता लगा लूंगी। लेकिन रानी जी, आपको पृथ्वी पर जाने की क्या जरूरत है? आप अपनी जादुई आईने में देखकर चोरों का पता लगा सकती हो। नहीं, ऐसा करना संभव नहीं है। दरअसल कुछ दिनों पहले मेरा जादुई आईना गिरकर टूट गया है। इस वजह से मुझे खुद पृथ्वी पर जाकर चोरों को ढूंढना होगा। उसके बाद रानी परी अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर चली जाती है। दूसरी तरफ पौधे चुराने वाली सभी लड़कियां पौधों को अपने अपने घर के आंगन में लगा देती हैं। फिर एक सुबह एक लड़की एक जादुई फूल को तोड़कर अपने बालों पर लगा लेती है। अगले ही पल उसके सारे बाल सोने के रूप में बदल जाते हैं। ये देख उस लड़की के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद वो अपनी सभी सहेलियों को ये बात बता देती है। फिर एक एक कर सारी लड़कियां फूलों को अपने बालों में लगाना शुरू कर देती हैं और देखते ही देखते उन सभी लड़कियों के बाल सोने के बाल बन जाते हैं। ये देख सभी लड़कियां खुशी से उछल पड़ती हैं। तभी सड़क से गुजर रही एक जादूगरनी ये सब देख लेती है। अरे, ये तो परिदेश के जादुई फूल हैं, लेकिन इन मामूली लड़कियों के पास ये जादुई फूल कहाँ से आ गए? उसके बाद जादूगरनी लड़कियों के पास जाकर उनसे जादुई फूल के बारे में पूछने लगती है। कुछ दिनों पहले हम सब परिदेश में घूमने गई थी, वहीं से हमें ये पौधे चुरा कर लाए हैं। सुनो, तुम सबको इन जादुई फूलों की शक्ति के बारे में कुछ नहीं पता। मैं एक जादूगरनी हूँ, मैं इनकी सारी शक्तियाँ जानती हूँ। अगर तुम सब कहो तो मैं तुम्हें इन फूलों से जादुई लहंगे बनाकर दे सकती हूँ। उन जादुई लहंगों को पहनने के बाद तुम सब बहुत शक्तिशाली बन जाओगी और पूरी दुनिया में कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। जादूगरनी की ये बात सुनकर सारी लड़कियाँ खुश हो जाती हैं। ठीक है, तुम आज ही हमें फूलों से बना जादुई लहंगा तैयार करके दो। लेकिन इसके लिए मुझे इन सभी पौधों को अपने घर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर के अंदर जादुई शक्तियों का जाल है। वहीं पर मैं फूल तोड़कर जादुई लहंगे तैयार कर पाऊंगी। हमें मंजूर है, तुम इन सभी जादुई पौधों को लेकर जाओ। उसके बाद जादूगरनी सारे पौधे उखाड़ कर ले जाती हैं। लेकिन देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन हो गए, वो जादूगरनी अभी तक फूलों से बना लहंगा लेकर नहीं आई। हाँ, मुझे भी फिक्र हो रही है। जल्दबाजी में हमने उस जादूगरनी के घर का पता नहीं पूछा था। उसके बाद सभी लड़कियां जंगल में जाकर जादूगरनी का घर ढूंढने लगती हैं। तभी उन्हें एक चमकदार घर दिखाई देता है। उस घर के चारों तरफ ढेर सारी रोशनी फैली हुई थी। लगता है इसी घर में वो जादूगरनी रहती है। हाँ, ये घर बहुत ही अनोखा है। उसके बाद सभी लड़कियां घर के दरवाजे के पास पहुंच जाती हैं और दरवाजा खटखटाने लगती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जादूगरनी दरवाजा खोल देती है। लेकिन जादूगरनी को देखकर सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं। दरअसल जादूगरनी ने फूलों से बना एक बहुत ही सुंदर लहंगा पहन रखा था। तुमने तो कहा था कि तुम हमारे लिए जादुई लहंगा बनाओगी, लेकिन तुमने तो लहंगा बनाकर खुद पहन लिया। मैंने तुम सबको बेवकूफ बनाया था। दरअसल मुझे ये जादुई फूल चाहिए थे। ये सुनकर उन सभी लड़कियों को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी जादूगरनी पर हमला कर देती हैं।
लेकिन जादूगरनी अपनी जादुई शक्ति से उन सभी लड़कियों को बिल्ली के रूप में बदल देती है। अब मैं बहुत शक्तिशाली बन गई हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद जादूगरनी उन बिल्लियों को मरने के लिए उन्हें जलते हुए आग में फेंकने के लिए ले जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ रानी परी आ जाती है। रानी परी जादूगरनी को संभलने का मौका नहीं देती और उसके दोनों आंखों में जादुई मिर्च डाल देती है, जिस वजह से जादूगरनी उसी वक्त अंधी हो जाती है। फिर रानी परी जादूगरनी की पिटाई करके उसके शरीर से जादुई लहंगा उतार लेती है। उसके बाद जादूगरनी जादुई लहंगे की शक्ति से बिल्ली बनी सभी लड़कियों को उनके असली रूप में ला देती है। हमें माफ कर दीजिए रानी जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। हाँ, अब हम आज के बाद कभी चोरी जैसा बुरा काम नहीं करेंगी। तुम सबको तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, इस बात से मैं खुश हूँ। चलो जाओ यहाँ से। उसके बाद वो सभी लड़कियाँ अपने अपने घर चली जाती हैं। दूसरी तरफ रानी परी सारे जादुई पौधे लेकर वापस परिदेश लौट जाती है। लीना और लवीना अपने चाची के घर पर रहती थी। उन दोनों के माता पिता सालों पहले देहांत हो गया था। दोनों बहनों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी चाची ने उन्हें अपने घर पर नौकरानी बनाकर रखा था। चाची की बेटी जेसिका बहुत ही ज्यादा बुरी थी। वो दोनों बहनों के साथ जानवर से भी ज्यादा बदतर बर्ताव करती थी। जेसिका जहाँ भी जाती दोनों बहनों को अपनी नौकरानी बनाकर ले जाती थी। फिर एक दिन जेसिका एक बड़ी पार्टी में जाती है। उसने जानबूझकर दोनों बहनों को फटे पुराने कपड़े पहना रखे थे। दूसरी तरफ जेसिका ने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। पार्टी में जाने के बाद जेसिका एक कुर्सी पर बैठ जाती है। चलो तुम दोनों नीचे बैठकर मेरे पैर दबाओ, मेरे पैर बहुत ज्यादा दर्द हो रहे हैं। चलो तुम दोनों नीचे बैठकर मेरे पैर दबाओ, मेरे पैर बहुत ज्यादा दर्द हो रहे हैं। अभी अभी तो हम घर से यहाँ पर आए हैं, अचानक तुम्हारे पैरों में दर्द कैसे शुरू हो गया? सारा दिन हमने कड़ी मेहनत की है। चाची ने हमसे खेतों में बहुत काम करवाया। हमें बहुत भूख लगी है, दया करके हमें खाने को दे दो। अगर तुम दोनों ने किसी प्रकार की शिकायत की तो मैं यहीं पर अपनी सैंडल उतारकर सबके सामने तुम दोनों की पिटाई करूंगी। चलो चुपचाप मेरे पैर दबाओ। फिर दोनों बहनें जेसिका के पैर दबाने लगते हैं। दूसरी तरफ तभी वहाँ जेसिका की सहेली आ जाती हैं। अरे वाह जेसिका, तू तो दो दो नौकरानियां लेकर घूमती है। सच में तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ, मैं अच्छी किस्मत के साथ पैदा हुई हूँ, इसीलिए मुझे ये दोनों नौकरानी मिली हैं। फिर जेसिका पैर मारकर दोनों बहनों को गिरा देती है। बस बहुत हो गया, जाओ तुम दोनों मेरे लिए खाना लेकर आओ। उसके बाद दोनों बहनें खाना लेकर आ जाती हैं। वो दोनों जेसिका के सामने झुककर खड़ी हो जाती हैं। जेसिका की महारानी की तरह प्लेट से खाना उठाकर खाने लगती है। तभी जेसिका को एक शरारत सूझती है। वो चिकन का एक टुकड़ा उठाकर उसे दूर फेंक देती है। तुम दोनों बिल्ली की तरह घुटने पर चलते हुए चिकन के टुकड़े को पकड़ कर लाओ। दोनों बहनों में से जो भी चिकन का टुकड़ा लाएगा, मैं यहाँ पर पेट भरों से खाना खाने को दूंगी। उसके बाद दोनों बहनें घुटने पर बैठकर तेजी से चिकन के टुकड़े की ओर जाने लगती हैं। तभी लीना चिकन के टुकड़े को पकड़ लेती है। अरे वाह, लीना जीत गई। क्या तू सच में लीना को पेट भर खाने को देगी? मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है, बस तुम सब देखती जाओ। उसके बाद जेसिका लीना को ढेर सारा खाना खाने की इजाजत दे देती है। लीना प्लेट में ढेर सारा खाना रख लेती है। सुन लावीना, तेरी बहन जैसे ही एक निवाला खाएगी तभी तू उसे थप्पड़ मारना। चलो तुम दोनों खेल शुरू करो। उसके बाद लीना एक निवाला उठाकर खाती है। फिर अगले ही पल जेसिका के डर से लवीना उसे थप्पड़ मार देती है। लीना के मुंह से सारा खाना बाहर निकल आता है। अरे लीना, चल फिर से खाना खा। लीना फिर से खाना खाती है और लवीना उसे थप्पड़ मार देती है।
इस तरह जसिका के साथ वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ दोनों बहनों पर जोर जोर से हंसते हुए उनका मजाक उड़ाने लगती हैं। अपनी इस बुरी हालत पर दोनों बहनों को बहुत दुख होता है, लेकिन वो दोनों चाहकर भी जसिका का विरोध नहीं कर पाती। इस तरह जसिका हमेशा दोनों बहनों के साथ बुरा बर्ताव किया करती थी। फिर एक दिन जसिका नदी के किनारे नहाने जाती है। तुम दोनों यही किनारे बैठकर मेरे कपड़े और सामान की हिफाजत करो, मैं नदी में नहाने जा रही हूँ। उसके बाद जसिका नदी में छलांग लगाकर नहाने लगती है, लेकिन तभी एक कौवा जसिका का हार अपने पंजे में दबाकर वहां से उड़ जाता है। अरे वो कौवा तो मेरा हार लेकर चला गया, जल्दी उसे पकड़ कर लाओ। दोनों बहनें कौवे का पीछा करते हुए दूर घने जंगल में पहुंच जाती हैं। अरे बाप रे, हम दोनों जंगल में आ गई, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। हमें किसी भी तरह कौवे को ढूंढना होगा, वरना जसिका मार मार के हम दोनों की हड्डी पसली तोड़ देगी। उसके बाद दोनों बहनें जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती हैं। तभी अचानक उन दोनों को एक पेड़ के ऊपर ढेर सारे चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं। अरे ये क्या, इस पेड़ के ऊपर तो तारे चमक रहे हैं, ये तो बहुत ही अनोखा पेड़ है। फिर लीना आगे बढ़कर तारे को हाथ लगाती है और अगले ही पल वो तारा एक स्वादिष्ट फल के रूप में बदल जाता है। ये देख दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। उन दोनों को बहुत भूख लगी थी, इसीलिए वो दोनों जल्दी जल्दी फल को खा लेती हैं। फिर थोड़े आगे जाने के बाद अचानक जमीन हिलने लगती है और दोनों बहनों का शरीर जमीन के नीचे समा जाता है। उसके बाद दोनों बहनें अपने आप को एक गुफा के अंदर पाती हैं। वहाँ चारों तरफ डरावनी आवाज गूंज रही थी। ये तो बहुत अजीब जंगल है, हम दोनों इस गुफा के अंदर कैद हो गई, अब हमारा क्या होगा। तभी वहाँ एक तेज रोशनी होती है और जंगलीना नाम की एक राजकुमारी उन दोनों के सामने प्रकट होती है। उस राजकुमारी की सुंदरता देख दोनों बहनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुम दोनों कौन हो और मेरे जंगल में क्या करने आई हो? दोनों बहनें राजकुमारी को सारी बात बता देती हैं। दोनों बहनों की बुरी हालत देखकर राजकुमारी को उन दोनों पर बहुत तरस आता है और वो उनकी मदद करने का फैसला करती हैं। फिर राजकुमारी दोनों बहनों को एक जादुई पौधा दे देती हैं। तुम दोनों इस पौधे को लेकर जाओ, आज के बाद कोई तुम पर अत्याचार नहीं कर पाएगा। उसके बाद दोनों बहनें पौधा लेकर चली जाती हैं। मैं कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही थी, लाओ मेरा हार दो मुझे। हमें हार नहीं मिला। ये सुनते ही जसिका डंडा उठाकर उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक पौधे के अंदर से ढेर सारी छड़ी बाहर निकलकर जसिका की पिटाई करने लगती हैं। अरे मर गई रे माँ, बचाओ मुझे, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। तभी वहाँ जसिका की माँ आ जाती है। फिर वो सारी छड़ियाँ जसिका की माँ की भी पिटाई करने लगती हैं। है ये सब क्या हो रहा है, मेरा सर फुट गया, अरे कोई बचाओ, मेरी मदद करो। तुम दोनों ने इन बेचारी बहनों को बहुत सताया है, इसीलिए अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। चलो भागो यहाँ से और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। उसके बाद पौधे के अंदर से ढेर सारे आग बाहर निकलने लगती हैं। ये देख दोनों माँ बेटी घबराकर वहाँ से भाग जाती हैं। उसके बाद हमें उन दोनों के अत्याचार से बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पौधे। फिर जादुई पौधे के ऊपर ढेर सारे सोने के पत्ते प्रकट हो जाते हैं। इन सोने के पत्तों को बेचकर तुम दोनों को ढेर सारे पैसे मिलेंगे, जाओ इन्हें बेच दो। फिर सोने के पत्ते बेचने के बाद दोनों बहनें बहुत अमीर बन जाती हैं। उसके बाद में दोनों अपनी सुख सुविधा की सारी चीजें खरीद लेती हैं और हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं। एक दिन बार्बी नाम की एक सुंदर परी पृथ्वी की सैर कर रही थी। तभी वो एक गांव के पास पहुंचती है। अरे वाह, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है यहाँ कोई खाना बना रहा है। उसके बाद परी एक घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंचती है। वहां पर 3 लड़कियां खाने बनाने में व्यस्त थी। वो तीनों दिखने में बहुत ज्यादा बदसूरत और काली थी। तभी अचानक वहां पर एक मोटी औरत आ जाती है जिसका नाम मालती था। अरे इतनी देर हो गई और अभी तक तुम तीनों ने खाना नहीं बनाया। मैंने खाने का ऑर्डर लिया है,
पड़ोस में जल्द से जल्द खाना पहुंचाना है। अगर वक्त पर खाना नहीं बना तो मैं तुम तीनों की टांगे तोड़ दूंगी। मम्मी जी, आप हमसे इतना काम क्यों करवाती हो? हम तीनों से इतनी मेहनत नहीं होती, हम पर थोड़ा तो रहम कीजिए। लेकिन मालती छड़ी उठाकर तीनों की पिटाई करने लगती है। तभी अचानक वहाँ पर मालती के तीनों बेटे आ जाते हैं। क्या हुआ माँ, तुम इन तीनों की पिटाई क्यों कर रही हो? बेटा, आज हमने खाने का बहुत बड़ा ऑर्डर लिया है, लेकिन ये तीनों काम नहीं कर रही। अगर इन्होंने सही वक्त पर खाना नहीं बनाया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। ये तीनों एकदम आलसी और बेकार होती जा रही हैं। लाओ ये छड़ी हमें दो, इनकी अच्छी तरह खबर लेंगे। उसके बाद मालती के तीनों बेटे अपनी तीनों पत्नियों की पिटाई करने लगते हैं। तीनों बहनों को बुरी तरह मार खाते देख बार्बी परी को बहुत बुरा लगता है। अरे ये क्या, इन तीनों बहनों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। मुझे इन तीनों बहनों की सहायता करनी होगी। उसके बाद बार्बी परी सामने आकर मालती को डांटने लगती है। तुम कैसी सास हो, अपनी तीनों बहुओं से इतना काम करवाती हो और ऊपर से इनकी पिटाई भी करती हो। और तुम तीनों पति होकर तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है। अपनी माँ के साथ साथ तुम तीनों भी इन मासूम पर अत्याचार करते हो। अरे माँ, अचानक ये परी कहाँ से आ गई? चलो इसे पकड़ लो, फिर हम इसे भी अपने यहाँ कैद कर लेंगे। उसके बाद मालती के तीनों बेटे बार्बी परी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बार्बी परी हवा में उड़कर वहां से भाग जाती है। किसी गांव में शारदा नाम की एक औरत अपने दो बेटों के साथ रहती थी। शारदा ने एक अमीर घर की दो बहनों के साथ अपने बेटों की शादी तय की थी। मैंने तुम दोनों की शादी तय कर दी है। ठीक एक हफ्ते बाद तुम दोनों की शादी हो जाएगी। तुम्हें जो खरीदारी करनी है कर लो। लेकिन माँ, ये शादी नहीं कर सकते हम। हाँ माँ, हम दोनों दो परियों से प्यार करते हैं और हम उनसे ही शादी करना चाहते हैं। अरे ये तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? आखिर तुम्हें प्यार करने के लिए परियां ही कहाँ से मिली? हमारे कॉलेज में परी देश की काफी परियां पढ़ाई करती हैं। वही हमारी मुलाकात दो परियों से हुई है। मैं काजल नाम की परी से प्यार करता हूँ और मैं करिश्मा नाम की परी से प्यार करता हूँ। मैं उसी से शादी करूँगा। इस तरह दोनों बेटे अपनी अपनी पसंद की परियों से शादी करने की जिद करने लगते हैं। बेटों की जिद के सामने शारदा को झुकना पड़ता है। ठीक है, मैं तुम दोनों की शादी परियों से करवा दूंगी। मुझे उनके घर ले चलो। शारदा का बड़ा बेटा शारदा को काजल परी के घर ले जाता है। काजल परी के माता पिता बहुत गरीब थे। वो एक पुराने घर में रहते थे। घर की हालत देखकर शारदा मुंह बना लेती है। इस घर की हालत तो बहुत ज्यादा बेकार है। यहाँ तो बैठने के लिए अच्छे सोफे भी नहीं हैं। ऊपर से ये काजल परी तो एकदम काली कलोटी है। अम्मा, मैंने इसकी सूरत नहीं, इसकी सीरत देखकर इसे प्यार किया है। ये दिल की बहुत अच्छी है। मेरे सामने ज्यादा बकवास मत कर। इसके अच्छे दिल की मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे तो बस दहेज से मतलब है। लेकिन यहाँ तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। लेकिन अब तू जिद कर रहा है, इससे मैं शादी तेरी तय करती हूँ। उसके बाद शारदा का छोटा बेटा उसे करिश्मा परी के घर ले जाता है। करिश्मा परी एक माता पिता बहुत अमीर थे। उनका एक बड़ा आलीशान बंगला था। बंगले और करिश्मा परी की खूबसूरती देखकर शारदा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह, ये परी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। साथ ही ये बहुत ज्यादा अमीर है। इसके माता पिता दहेज में बहुत सारे पैसे देंगे। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। करिश्मा के माता पिता दहेज देने में कोई कमी नहीं करेंगे। उसके बाद शारदा के दोनों बेटों की शादी हो जाती है। दहेज के नाम पर बेचारी काजल कुछ लेकर नहीं आई थी। दूसरी तरफ करिश्मा ढेर सारे पैसे और तरह तरह का सामान लेकर आई थी।
शारदा पूरी तरह करिश्मा पर लट्टू थी और हमेशा उसकी खूबसूरती की तारीफ किया करती थी। दूसरी तरफ वो हमेशा काजल को नीचा दिखाया करती थी और सभी के सामने उसे काली चुड़ैल कहकर उसका मजाक उड़ाती थी। समय बीतने के साथ साथ शारदा की दोनों बहुएं गर्भवती हो जाती हैं। करिश्मा बहू, अब तो तू गर्भवती है, इसीलिए तुझे अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होगा। ये ले, मैं तेरे लिए ढेर सारे काजू बादाम और खजूर लेकर आई हूँ। इन्हें रोज दूध के साथ खाना और आज के बाद तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अगर घर का काम सारा काजल करेगी। ए काजल, क्या कर रही है? जल्दी से यहाँ। तभी दौड़ते हुए काजल परी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? मम्मी जी की बच्ची, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। आज के बाद घर का सारा काम तू अकेले करेगी। करिश्मा बहू प्रेग्नेंट है, इसे आराम की सख्त जरूरत है। लेकिन मम्मी जी, मैं भी तो प्रेग्नेंट हूँ, मुझे भी डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। अरे तू आराम करके क्या करेगी, और वैसे भी तू अपनी तरह काली कलोटी बच्चे को ही पैदा करेगी। मेरी करिश्मा बहू तो अपनी तरह खूबसूरत बेटा पैदा करेगी। ये इसका पहला बच्चा है। मैं किसी भी तरह रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए करिश्मा बहू को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर करिश्मा बहू को तकलीफ हुई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। चल जाकर रसोई घर में खाना बना। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहोगी मैं वैसा करूंगी। उस दिन के बाद से काजल परी अकेले ही घर के सारे काम करने लगती है। दूसरी तरफ जब भी शारदा का बड़ा बेटा इस बात पर एतराज जताता तो शारदा उसे भला बुरा कहकर चुप करा देती थी। शारदा के साथ साथ करिश्मा भी बहुत ज्यादा घमंडी स्वभाव की थी। वो भी काजल की बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। मम्मी जी, पता नहीं जेठ जी ने इस काली चुड़ैल में ऐसा क्या देखा जो इससे शादी कर ली। ये तो किसी काम की नहीं है, इसकी शक्ल देखकर तो कोई भी डर जाए। तभी अचानक वहाँ पर पड़ोस की कुछ औरतें आ जाती हैं। सभी करिश्मा की खूबसूरती की तारीफ करने लगती हैं। शारदा करिश्मा बहू की खूबसूरती देखकर दिल खुश हो जाता है, लेकिन तेरी इस काली कलोटी बड़ी बहू को देखते ही मुझे तो उल्टी होने लगती है। इसका चेहरा सच में बहुत ज्यादा डरावना है। अब हर कोई मेरी तरह खूबसूरत तो नहीं हो सकती ना आंटी जी। ये बदसूरत हमारे गले पड़ गई है, इसीलिए हम इसकी तरह झेल रहे हैं। काली चुड़ैल, जाकर सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ। अपनी बेइज्जती होते देख काजल परी को बहुत दुख होता है, लेकिन वो बेचारी पलटकर कोई जवाब नहीं देती। इस तरह देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक शारदा बुरी तरह बीमार पड़ जाती है। शारदा जी, आपको खतरनाक बीमारी हो गई है। ये बीमारी छूने से फैलती है, इसीलिए आप अपनी दोनों बहुओं से दूर रहिएगा, क्योंकि वो दोनों गर्भवती हैं। अगर आपकी बीमारी उन्हें लग गई तो उनके होने वाले बच्चे को कुछ भी हो सकता है। शारदा की बीमारी का पता चलते ही करिश्मा फौरन उससे दूरी बना लेती है। वो उसके कमरे में भी जाना बंद कर देती है, लेकिन दूसरी तरफ काजल बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सास की सेवा करने लगती है। माँ को खतरनाक बीमारी है, तुम माँ के पास जाओगे तो ये बीमारी हमारे होने वाले बच्चे को भी लग सकती है। हमें माँ की देखभाल करने के लिए कोई नर्स रख लेनी चाहिए। नहीं नहीं, मेरे होते हुए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं उनका ख्याल रखूंगी। और रही बात हमारे बच्चे की, तो उसे कुछ नहीं होगा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। इस तरह काजल परी दिन रात अपनी सास की सेवा में लगी रहती थी। देखते ही देखते कुछ समय बाद शारदा पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। काजल परी की सेवा भावना देखकर शारदा का बुरा बर्ताव पूरी तरह बदल जाता है और वो काजल परी की कदर करने लगती है। ये देखकर करिश्मा परी को बहुत जलन होती है और वो शारदा को करिश्मा काजल के खिलाफ भड़काने की कोशिश करने लगती है। करिश्मा बहू, तू बहुत ही घमंडी है।
मैंने दौलत के लालच में आकर तेरी हर गलत बात में तेरा साथ दिया, लेकिन मेरे बुरे वक्त में तू मेरे काम नहीं आई। बेचारी काजल बहू दिन रात मेरी सेवा में लगी रहती थी। आज मुझे एहसास हुआ कि अच्छी शक्ल सूरत होने से कुछ नहीं होता, इंसान के अंदर अच्छे गुण भी होने चाहिए। मम्मी जी, आप करिश्मा को कुछ मत कहिए, करिश्मा बहुत अच्छी है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। काजल की बातें सुनकर करिश्मा की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं। उसके बाद वो काजल को गले लगाकर उससे अपने किए की माफी मांगने लगती है। फिर कुछ समय बाद दोनों बहुएं 2 बच्चों को जन्म देती हैं। इस तरह उस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगती हैं और सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं।